बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर सादिक अली। आज हम पीड्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो टेस्ट आप लोगों का 2-3 दिन पहले हुआ है, उसके ऊपर हम हर एक एमसीक्यू के ऑप्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और आप लोग इस बहुत कम 20 से 25 मिनट की वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो एनआरई स्टेप 1 एग्ज़ाम है तो आप लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत अहम है, तो आप लोग साथ साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब होता है कि इफ अ फीमेल रीच टू प्यूबर्टी एंड शी डिड नॉट पास मिनार्की वंस। अगर एक फीमेल प्यूबर्टी में पहुंच चुकी है और उसकी फर्स्ट टाइम भी मेंसेस नहीं आई, दैट इज प्राइमरी एमिनोरिया। वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर एंड ओवेरियन डिस्जेनेसिस। इसका मतलब यह है कि दीज आर द क्लासिकल फीचर। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इस तरह की क्लिनिकल सिनेरियो को देखकर हम डायरेक्ट पिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्नर सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये मोस्ट कॉमनली फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोमल एनोमली है, जिसके अंदर प्राइमरी एमिनोरिया, वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर, ओवेरियन डिसजेनेसिस, इवन वाइड स्पेस ब्रेस्ट भी आ जाती है। ठीक है जी। द मोस्ट लाइकली कैरियोटाइपिंग जो क्रोमोसोमल एनोमली है इस फीमेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड 45X0। मतलब इसमें 46 की बजाय जो क्रोमोसोम है वो 45 होती है। तो याद रखें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आता है कि द कैरियोटाइपिंग फॉर अ टर्नर सिंड्रोम इज 45X0। ये जो 47XXY है, दैट इज कैरियोटाइपिंग फॉर द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये यूजुअली मेल के अंदर होता है, और जो टर्नर सिंड्रोम है ये यूजुअली फीमेल के अंदर होती है। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों ने ठीक किया है, आई शुड अप्रिशिएट देम बिकॉज such type of question usually come in the exam. A 1 year old boy presented with high grade fever and conjunctivitis for 4 days, followed by generalized maculopapular rash. Very very important one. Maculopapular rash जब भी बच्चों के अंदर आती है, दैट इज द इम्पोर्टेंट साइन टू warn a viral infection on his elder sibling and similar complaint 10 days back. Now ये मोस्ट लाइकली जो डायग्नोसिस है दैट इज कॉल्ड मीजल्स। मैं थोड़ा सा बता दूं, जो रूबेला इन्फेक्शन है इसमें पोस्ट अरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, मफन रैशेज इसके अंदर होती है। रूबेला सिंड्रोम में अगर ये कंजेनिटल होगी तो इसमें हियरिंग लॉस और पीडीए के चांसेस भी ज़्यादा होती है। कावासाकी डिजीज एशियन बच्चों के अंदर लेस देन 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड में ज़्यादा होता है। इसमें कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस होती है, एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द टंग वगैरह भी होती है। स्कारलेट फीवर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें भी स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द टंग। लेकिन यहाँ पे जो मैक्यूलोपेपुलर रैश है विथ फीवर एंड कंजक्टिवाइटिस, दीज आर द कॉमन क्लूज विच इज टुवर्ड द मीजल्स। तो मीजल्स में आप लोगों ने कभी कभार इसमें 3 C's भी आती है, लाइक कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड कफ। मीजल इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करने के लिए जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एमएमआर। और मीजल के अंदर एक क्वेश्चन आता है एनआरई स्टेप 1 में, वो कौन सी विटामिन है जो हम प्रोफाइलेक्टिकली लगाते हैं मीजल वायरस की इन्फेक्शन में, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए। ये सारी की सारी बातें अपने पास नोट किया करें। देखिए, एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने का यही फायदा है कि हर एक चीज़ अपने पास नोट किया करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। What is the compression rate for BLS and CPR? That is basic life support and CPR। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो किसी जगह पे जा रहे इंडिविजुअल है, सडनली वो फॉल डाउन करके गिर जाता है एंड दैट पर्सन बिकम अनकॉन्शियस एंड इफ वी palpate the pulses and pulse is absent, so unconsciousness with absent pulse, think about cardiac arrest के बंदा जनाब किसमें है? कार्डियक अरेस्ट में है। या ट्रोमा के अंदर बंदा अनकॉन्शियस है और इसकी जो पल्स है वो वीक है, उसकी एक्सट्रीमिटी कोल्ड होती है, तो हम उसके अंदर बेसिक लाइफ सपोर्ट फर्स्ट एड की शक्ल में हम सीपीआर करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, एंड इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बट कैसे करेंगे? हम एक हाथ में दूसरी हाथ इंटरलॉक करते हैं और पेशेंट की जो स्टर्नम है उस पर ये जो पाम है ये रखते हैं और फॉर एग्जांपल इसको दबाते हैं, लेकिन हमारी जो नी जॉइंट है वो इनफ स्टेट होनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में पास करें एनआरई स्टेप 1 में, तो बीएलएस हम एनआरई स्टेप 2 में प्रैक्टिकल डमीज के ऊपर भी सिखाते हैं और लाइव पेशेंट में भी सिखाते हैं कि किस तरह कराई जाती है। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली उस दिन आप लोग को फिर डिटेल से सिखाऊंगा। लेकिन जो बीएलएस है
اس کی جو CPR کرنے کا کمپریشن ریٹ ہے یہ ایٹ لیسٹ 100 پر منٹ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم 30 کمپریشن دیتے ہیں 30 کمپریشن دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ٹو ریسکیو بریتھ. ہمیں کیا کرنا ہے ٹو ریسکیو بریتھ. ہمیں پیشنٹ کے ماؤتھ رکھ کے اس کو بریدنگ دینی ہے تاکہ اس کی لنگز انفلیشن کرائیں, اور پھر 30 کمپریشن کے بعد ٹو ریسکیو بریتھ, اور ساتھ ساتھ پیشنٹ کی وائٹل پہ نظر رکھنی ہے. اور آپ لوگ تب تک CPR کریں گے جب تک پیشنٹ کی ریکوری نہیں ہوتی یا نیئر بائی کو ایمبولینس پہنچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آنسر از 100 پر منٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے, a mentally retarded 15-year-old boy is found to have macroorchidism. What is macroorchidism? That is known as giant gonads. Giant سے مراد ہوتا ہے big. گونیڈ سے مراد ٹیسٹیز ہے. ان کی مطلب یہ ہے کہ جو بوائے ہے 15 ایئر, اس کو میکرو آرکیڈزم ہے, لارج اینڈ پرومیننٹ ایئر. تو آپ لوگ کو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ون. میں آپ لوگ کو یہاں پہ لکھتا ہوں دیٹ از نون ایز جائنٹ گونیڈ اینڈ چن پروٹروژن. دیٹ از کالڈ CGG. ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں دیٹ از CGG. اس کا مطلب یہ ہے سائٹوسین گوانین. یہ ٹرائی نیوکلیوٹائڈ ہے, اور اس ٹرائی نیوکلیوٹائڈ سیکوینس کو اگر بار بار ریپیٹ کیا جائے دیٹ لیڈ ٹو اے کنڈیشن نون ایز, جس کے اندر ویسے CGG ان ریالٹی اسٹینڈ فار سائٹوسین گوانین اینڈ گوانین, لیکن یہاں پہ جو C کا مطلب ہے دیٹ از کالڈ چن پروٹروژن. ان لوگوں میں ان پیشنٹ کے اندر چن کیا ہوتی ہے پروٹروژن ہوتی ہے. G فار جوائنٹ, اور جوائنٹ سے مراد ہوتا ہے بگ, اینڈ G فار گونیڈس. ان لوگوں کے اندر کیا ہوتے ہیں بگ گونیڈس ہوتے ہیں. تو کنڈیشن کیریکٹرائزڈ بائی chin protrusion, giant gonad with mentally retardation. Think about there is a trinucleotide repeat sequence which is called CGG. And the classical of this condition that is called fragile X syndrome. یہ کیا ہے fragile X syndrome ہے. اب یہاں پہ ٹرائسومی 21 یہ تو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے. یہ بالکل الگ کنڈیشن ہے. ڈاؤن سنڈروم میں فلیٹ نیزل برج ہوتا ہے, وائڈ اسپیس بٹوین دا بگ ٹو ایڈجسنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرائسومی 21 میں بہت سارے ایسوسیشن ہوتے ہیں. ایکرومیگیلی یہ وہ کنڈیشن ہے جب پیوبرٹی کے بعد گروتھ ہارمون کا لیول زیادہ ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ایکرومیگیلی. تو یہاں پہ جو آنسر ہے دیٹ از کالڈ فریجائل ایکس سنڈروم. اس کے بعد جو کوشچن ہے کوشچن نمبر 5, اس کو دیکھتے ہیں. The laboratory test indicate during the first week of suspected typhoid fever for its diagnosis. اس کوشچن کو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں نے PMDC کے جتنے بھی کوشچن پاسٹ میں دیکھے ہیں اس سے کوشچن ضرور آتا ہے. تو PMDC کے پاسٹ پیپر میں موجود تھا, اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح کے کوشچن آپ لوگوں کے نظر سے گزرنے چاہیے. دیکھیں میں یہاں پہ ایک ورڈ لکھتا ہوں دیٹ از کالڈ باسو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں BASU. اس کو ہم کہتے ہیں دس ورڈ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ, ریمبر دس ورڈ ویری ویری امپورٹنٹ, دیٹ از کالڈ باسو. اب یہ جو باسو ہے دیٹ ول ٹیل یو ایوری تھنگ. یہ 4 ویک ہے, مطلب B فار فرسٹ ویک ہے, A فار سیکنڈ ویک ہے, S فار تھرڈ ویک ہے, اور U فار فورتھ ویک ہے. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹائیفائڈ فیور کے اندر جو فرسٹ ویک میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے دیٹ از کالڈ بلڈ کلچر. جہاں پہ ان لوگوں نے فرسٹ ویک پوچھا ہے تو آنسر از بلڈ کلچر. پھر A فار دیٹ از اینٹی باڈی ٹیسٹ, جو وڈال ٹیسٹ ہوتا ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ. S فار اسٹول کلچر, اینڈ U فار یورین کلچر. یہاں پہ بلڈ کلچر یہ فرسٹ ویک میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. وڈال ٹیسٹ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے یہ سیکنڈ ویک میں آئے گی. ایس فار اسٹول کلچر یہ تھرڈ ویک میں ہے, اور یورین کلچر جو ہے یہ فورتھ ویک میں. اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھے what is the common organism which can cause typhoid fever, that is called Salmonella typhi. وہ کیا ہے Salmonella typhi. And the most important MCQs I am going to raise again کہ وہ کون سی آرگن ہے جس میں ٹائیفائڈ فیور کی جو آرگنزم ہے وہ لانگر ٹائم تک سٹے کرتی ہے, and when it stay for more than 1 year it become chronic carrier of typhoid. Answer is gall bladder. اس لیے chronic carrier of typhoid کے اندر ہم کبھی کبھار پولی سسٹیکٹومی بھی کرتے ہیں. پھر a child whose age is 4 year came with mother at clinic. The child mother told symptom difficulty in climbing the stair and the child has slow motor development. اب جو بچہ ہے اس کی مین ایشو یہ ہے کہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا نہیں ہے. دیر از اے ڈیفیکلٹی ان کلائمبنگ دا اسٹیئر. ساتھ میں موٹر ڈیولپمنٹ بھی سلو ہے. اور جو کاف مسل ہے لوور لمب کے دے آر ایکچولی سین انکریز ان دا سائز ہائپر ٹروفائڈ. اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو ہائپر ٹروفی. کیا کہتے ہیں
सूडो मीन फॉल्स, तो सूडो हाइपरट्रोफी ऑफ द काफ मसल। और ये लोग जो होते हैं, ये बच्चे अगर ये जमीन पे बैठे होते हैं तो उनको उठने के लिए अपर लिम्ब का सहारा चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं गोअर साइन। और आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम नियर है तो इस तरह की चीजें मेजॉरिटी लोगों को आनी चाहिए। व्हाट इज गोअर साइन पॉजिटिव? व्हेन द बेबी और द चाइल्ड इज सेट अप एंड व्हेन दैट चाइल्ड वांट टू स्टैंड अप, तो वो अपनी अपर लिम्ब को सहारा बना के मतलब क्या करता है, उठता है, क्योंकि इसकी जो मसल है उसमें वीकनेस होती है। और ऐसे डिजीज में देर इज अ डिफेक्ट इन डिस्ट्रोफिन जीन। तो मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ, a condition characterized by dystrophin gene defect and in which the person cannot able to climb the stair, and if the baby settle in one position and when the baby try to stand up he or she usually ये बॉयज के अंदर होता है द सपोर्ट ऑफ अपर लिम्ब, और साथ में उसकी जो काफ मसल है वो वैसे इंक्रीज इन द साइज नजर आ रहे हो। दैट इज कॉल्ड डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं इंक्रीज सी के मतलब क्रिएटिनिन काइनेज भी बड़ा होता है क्योंकि मसल इशू है। और साथ में हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसमें डिस्ट्रोफिन जीन डिफेक्ट होता है। और आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है, ये लिखे द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दैट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें हार्ट इफेक्ट होता है, सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज द कॉमन कॉज ऑफ डेथ। टर्नर सिंड्रोम की जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो X4 है, दैट इज 45X0, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ क्लिनिकल कॉम्बिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड एडीमा? नंबर वन। नंबर टू, हाइपो एल्बुमिनीमिया, मतलब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है जी। इन अ पेशेंट विद यूरिन एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेटेड मार्क प्रोटीन यूरिया। अब यहाँ पे दो बातें मैं बता रहा हूँ कि वेन एवर देर इज किडनी डैमेज, तो आप लोगों ने याद रखना है जब किडनी डैमेज होती है तो देन एल्ब्यूमिन प्रोटीन विल लीक इन द यूरिन। और अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन में जाना शुरू करे, कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। तो मार्क प्रोटीन यूरिया का मतलब यह है कि ज़्यादा अब प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर लॉस हो रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे प्रोटीन से मुराद एल्ब्यूमिन है। तो जब ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में जाएगी तो ब्लड लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन विल बी वेरी लो, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया। अब इस प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए लीवर क्या बनेगी, लाइपोप्रोटीन, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। और प्रोटीन ना होने की वजह से व्हेनेवर एल्ब्यूमिन इज वेरी डिक्रीज इन द ब्लड, so there will be decrease अनकार्डिक प्रेशर। और जब अनकार्डिक प्रेशर कम होगी so there will be edema। तो एग्जाम के अंदर आता है कि कंडीशन कैरेक्टराइज बाय प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनीमिया, एडीमा एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। थिंक अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब ये पीट्स के अंदर हम पढ़ रहे तो बच्चों के अंदर अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काज पूछी जाए, आंसर इज मिनिमल चेंज डिजीज। तो क्या होना चाहिए, मिनिमल चेंज डिजीज होना चाहिए। ठीक है जी, मैं हर एक चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को आने चाहिए। A young child was reported to have bleeding tendency. The physician suspected hemophilia A। और आप लोगों को पता है जो हीमोफीलिया ए है, दैट इज फॉर एग्जांपल फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर आती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए। लेकिन ये जो फैक्टर 8 है ये जिस पाथवे के ऊपर काम करता है वो एंट्रेंसिक पाथवे। अगर आप लोगों को हेमाटोलॉजी में एंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक के ऊपर कमांड नहीं है तो प्लीज जाकर एटलीस्ट वन दफा उसको देखें। एंट्रेंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स है वो 12, 11, 9, 8 ये सारे हैं, उनमें से 8 भी आता है। और ऐसा टेस्ट जिस पे हम फैक्टर 8 की क्वांटिटी को एंट्रेंसिक पाथवे के लिहाज से देखना चाहे, दैट इज कॉल्ड एपीटीटी। तो हीमोफीलिया ए के अंदर जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं तो वो हम फैक्टर 8 के लिए कराते हैं। और फैक्टर 8 इज अ पार्ट ऑफ एंट्रेंसिक पाथवे, और वो टेस्ट जिसके ऊपर हम इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एपीटीटी। तो आंसर इज ए, आंसर इज एपीटीटी। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट हीमोफीलिया ए। और हीमोफीलिया ए जो है इसकी जो ट्रीटमेंट है वो फैक्टर 8 की इंफ्यूजन है, हम बाहर से फैक्टर 8 कंसनट्रेट देते हैं। A 2.5-year-old boy came in OPD for evaluation of delayed developmental milestone. इसमें अकॉर्डिंग टू द बॉय मदर, चाइल्ड कैन नॉट वॉक, स्पीक ओनली, मोनोसिलेबस एंड लैक कंसंट्रेशन। एग्जामिनेशन शोड शॉर्ट चाइल्ड, लो हेयर लाइन एंड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो इन द ग्रोथ स्पीड। सो दैट इज मोर देन इनफ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू टुवर्ड द डायग्नोसिस। एक तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसकी डिले है क्योंकि मेंटल सब नॉर्मेलिटी होती है, और दूसरा ये है कि जो ग्रेड टो और जो सेकंड एडजेसेंट टो है
اس کے درمیان جو اسپیس ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہے. That is a diagnostic of what answer is C. That is called of growth, Down syndrome. Down syndrome is the most common autosomal trisomy in the babies, and that is the very important, and they frequently ask in the exam. और कभी कभार PMDC के कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वो कभी कभार इस तरह वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंगल पाल्मर क्रीज इज सीन इन डैश. आप लोगों को पता है हाथ के अंदर ये जो लकीरें होती है इसको क्रीज कहते हैं, ये एक से ज्यादा होती है. लेकिन अगर सिंगल पाल्मर क्रीज का बच्चा आ जाए तो ऑलवेज थिंक अबाउट सीन इन डाउन सिंड्रोम. ठीक है. A 10-month-old boy present with generalized seizure, the general physician finding normal except for a prominent positive chubistic sign. अब जो chubistic sign है इसका मतलब ये है कि tapping on cheek muscle, जब हम tapping on cheek, जब हम cheek एरिया के ऊपर थोड़ा सा जेंटली फिंगर से टैप करते हैं, involuntary involuntary flickering of इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एंगल ऑफ माउथ, इसका मतलब ये है मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल. इसकी वजह ये है कि चोविस्टिक साइन इज अ हॉल मार्क ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. ये क्या है? हाइपोकैल्सीमिया. और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब कैल्शियम की लेवल कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया शुड बी रेफर्ड व्हेन इट इज लेस देन 8 मिलीग्राम पर डीएल. 8 मिलीग्राम पर डीएल से कम कैल्शियम को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं. अब यहाँ पे दो चीज़ आप लोगों को समझनी है, एक ट्राउजो साइन है और एक चोविस्टिक साइन है. दोनों हम चेक करते हैं व्हेन देयर इज हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है जी. इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट वन अगेन. क्वेश्चन नंबर 12. इसके अंदर क्या कहते हैं? अ 6-year-old boy complain of hematuria. Hematuria mean blood in the urine, and there is a no history of dysuria or fever. On examination, there is an intra-abdominal mass in the right lumbar region. Very important. राइट लंबर रीजन में उसको इंट्रा एब्डोमिनल मास है. ठीक है जी. और इसमें कोई डिस्यूरिया फीवर नहीं है, जस्ट ओनली हेमाचूरिया एंड इंट्रा एब्डोमिनल मास इन द लंबर रीजन विदाउट सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन. दैट इज अ क्लू टुवर्ड विल्म्स ट्यूमर, जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं. लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि इसके जो ज़्यादातर केसेस है वो हम 3 साल से पहले डायग्नोज करते हैं. इट मे बी डायग्नोज अप टू 8 years, मतलब 10 years में भी. लेकिन यूजुअल जो डायग्नोसिस है वो अर्ली होता है, लेस देन 3. लेकिन यहाँ पे जो एज है वो 6 है. लेकिन हमें एक चीज़ को देखकर डायग्नोसिस को खराब नहीं करनी, हमें एसोसिएट अदर सिम्टम भी देखने होते हैं. ठीक है जी. इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन अ वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन. अ 4-year-old बॉय प्रेजेंटेड इन ओपीडी complain of epistaxis for last 2 days. Mother report she has a history of epistaxis and easy bruising since 4 months ago. Since 4 months of age. अब there is a no visceromegaly, मतलब कोई इंटरनल ऑर्गन की इन्लार्जमेंट नहीं है. लैब शो हीमोग्लोबिन इज 8 ग्राम पर डीएल. ठीक है जी. टीएलसी नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, पीटी एपीटीटी नॉर्मल है, एपीटीटी ये भी नॉर्मल है. ब्लीडिंग टाइम ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है. इसका मतलब ये है when the total platelet is normal, everything is normal, but only BT is prolonged. इट्स मीन कि प्लेटलेट ठीक है, बट इसकी जो फंक्शनल स्टडी है वो हमें करना है. हमें ये देखना है कि आया प्लेटलेट एडिशन हो रही है कि नहीं, या प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है कि नहीं. तो हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडी करनी है. और ऐसा रिसेप्टर जो हमें चेक करना चाहिए कि आया प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है कि नहीं, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर. इसका मतलब ये है ये वो प्रोटीन है जो प्लेटलेट को आपस में एग्रीगेट करने में हेल्प करती है. सो दैट इज वन ऑफ दी क्वालिटेटिव. इसको क्वालिटेटिव इसलिए कहते हैं कि क्वांटिटी इज ओके बट क्वालिटी ऑफ द प्लेटलेट इज नॉट दैट मच ओके, जिसकी वजह से ब्लीडिंग प्रॉपर रुक नहीं रही. A 45-year-old male student came to the hospital with complaint that his body weight might be unhealthy. His body mass index is 20. What is the most likely diagnosis? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लाया था. That is called the normal weight. और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था which is a very important one. Actually जो BMI है, body mass index है, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है which is very important कि actually weight in kg जब भी हम मालूम करते हैं weight in kg डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर. हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमें सबसे पहले वेट केजी में लेना है और फिर हाइट का मीटर स्क्वायर लेना है. इसमें अगर वैल्यू 17.5 से 24.5 तक आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल. ओवर वेट 25 से 30 होता है, ओबेसिटी अबव 30 होती है. ठीक है.
15-year-old man present with 3-day history of fever, medical OPD, and the blood film shows plasmodium. After 2 days, he developed jaundice. अब मलेरिया का पेशेंट है, उसको jaundice से hemolysis है. It's mean कि the person may be taking Premaquine, and Premaquine increase the risk of RBC lysis in those patients who have G6PD deficiency. तो हमें कंफर्म करने के लिए इस पेशेंट के अंदर क्या चेक करना है? G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस. ठीक है जी, ये हमें चेक करना चाहिए. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वन. A 2-year-old girl is brought to the pediatrician by her mother for increasing irritability and 4 pound weight loss in the last month. Physical examination is notable for ill-appearing child and well-defined nodular mass in the left leg that crosses the midline. तो ऐसा solid mass that crosses the midline in the lumbar area, think about neuroblastoma, and that is a cancer which usually arises from the adrenal medulla. ये कहाँ से आता है? एड्रीनल मेडुला. ये वो कैंसर है जो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एड्रीनल मेडुला से निकल आता है. ठीक है जी, और ये मिड लाइन को क्रॉस करता है और एड्रीनल मेडुला से कैटाकोलामीन रिलीज होती है. तो इन बच्चों के अंदर अर्ली लाइफ हाइपरटेंशन भी होता है, इसमें वेट लॉस भी होता है, एंड दीज बेबी आर लुकिंग वेरी वेरी एल टाइप. ये हमें एल टाइप नजर आती है. ठीक है जी. फिर इसके बाद है अ 2-year-old boy was brought to pediatrician for a skin infection that started on his chin and rapidly spread to involve much of his face and the neck. This is third such episode in this year and he is constantly plagued by sinus infection and bouts of pneumonia. इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो चीज़ हम पढ़े हैं कि इस बच्चे के अंदर 1-2 साल का बच्चा है, लेकिन इसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं पे इम्यूनिटी का रोल जो है वो आता है. ठीक है जी. फिर देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. Patient appear uncomfortable and dermatological exam is notable for erosion coated in a yellow crust that were widespread across the patient face and neck. He has also patchy white pigmentation of the skin, light blonde hair and blue eyes. अब यहाँ पे दो चीजें, अगर एक ऐसा केस है जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो, साथ में उसमें डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. अब डीपिगमेंटेशन से मुराद ये है कि इसकी जो स्किन है इट बिकम अल्बिनिक. इसमें हमारे पास क्या होता है? अल्बिनिज्म होता है. अल्बिनिज्म के साथ साथ ब्लू आइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. लेकिन अगर आप डिप्लॉइड याद रखते हैं, डिप्लॉइड से मुराद दो चीज़ें हैं: रिकरेंट इन्फेक्शन अगेन एंड अगेन विद डीपिगमेंटेशन ऑफ द नेक एंड फेस या एनीवेयर इन द बॉडी, या इसके साथ रिकरेंट इन्फेक्शन विद अल्बिनिज्म या डीपिगमेंटेशन फॉलोड बाय ब्लू आइज. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम. इसको क्या कहते हैं? चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम. एंड दिस सिंड्रोम माइट बी new for you guys, but such type of question definitely asked in the exam. चिड़ियाघ हिगाशी सिंड्रोम में आप लोगों को बता दूं होता क्या है. इस सिंड्रोम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब बैक्टीरिया मैक्रोफेज इनगल्फ करती है, तो मतलब इनिशियली द मैक्रोफेज इनगल्फ बैक्टीरियल कंटेंट इन द क्लोज इन अ सॉकेट, इसको फेगोसोम कहते हैं. फिर मैक्रोफेज के अंदर जो लाइसोसोम है उसमें एंजाइम होती है, फिर वो फेगोसोम लाइसोसोम के साथ अटैच होता है, और जो फेगोसोम लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होती है. फिर लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं और उस बैक्टीरिया कंटेंट को वो डिस्ट्रॉय करते हैं. लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि अगर फेगोसोम लाइसोसोम की ट्रैफिकिंग का मसला हो तो फिर वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है? चिड़ियाघ हिगाशी. तो चिड़ियाघ हिगाशी के अंदर फेगोसोम लाइसोसोम जो फ्यूजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती. A 3-day-old boy born at 39 weeks gestational age, normal spontaneous vaginal delivery, has failed to pass meconium and today display abdominal distinction and 5 episodes of non-bilious vomiting. Rectal exam show no stool in the rectal ward. Ear contrast in EMA show add obstruction at the ileum. Very very important one. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. अगर एक बच्चा पैदा हो जाए और फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टूल वो पास करता है उसको मिकोनियम कहते हैं, लेकिन वो अगर आफ्टर द बर्थ विद इन 24 आवर वो स्टूल 48 आवर के अंदर वो स्टूल पास ना करे तो फास्ट टू फेल टू पास में प्रीमियम. इन बच्चों में दो चीज़, या तो हर्षप्रंग डिजीज है या सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिक्रीशन थिक हो जाती है, एंड दोस विस्कस थिक सिक्रीशन व्हेन दे गोस टू द इलियम they can block it. The narrowest part of the GIT is the ileum, that is cystic fibrosis. और अगर DRE करने पे gush of the stool आता
then it will be Hirschsprung disease. But यहाँ पे जो condition है that is cystic fibrosis. A 17-year-old man presented to the emergency department in Feb with high-grade fever and productive cough. Treated influenza 1 week ago and his symptom improved until 3 days ago when they return with greater severity. Examination now shows cyanosis, tactile firmness and dullness to percussion. इसका मतलब ये है कि निमोनिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक्चुअली हाई ग्रेड फीवर एंड प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है जी। और इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि इसमें जो सिम्टम है वो वर्सन हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो लोबर नमूनिया है इसका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। तो हमें यहाँ पे जो एंटीबायोटिक थेरापी स्टार्ट करानी है वो स्टेफ ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ करानी होगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A 70-year-old man present to the ED emergency department with 5 days of fever, productive cough, altered mental status. He is found to be hypotensive and tachypneic. Broad spectrum antibiotic and fluid resuscitation are adequately administered, but the patient continue to be hypotensive. इसका मतलब यह है कि अगर एंटीबायोटिक और फ्लूइड देने के बाद भी पेशेंट हाइपोटेंसिव है, उसकी जो पेरिफेरी है वो कोल्ड होगी या इसकी जो परफ्यूजन है मेजॉरिटी आर्गन की तरफ वो कम होगी, दैट मे बी अप्लू टुवर्ड दी शॉक। सो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? अब हमें ऐसा ड्रग देना है जो स्ट्रांगर वेजो प्रेशर भी हो, मतलब वेजो कंस्ट्रक्शन भी करे, बीपी भी बढ़ाए और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी मेंटेन करे, क्योंकि एवरीथिंग वी डिड बट स्टिल द पेशेंट इज हाइपोटेंसिव। हमें बीपी बढ़ाने के लिए स्ट्रांगर वेजो कंस्ट्रक्टर देना है, दैट इज कॉल्ड ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये एक किस्म का सेप्टिक शॉक है जिसके अंदर हम नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है जी। और आप लोगों को मैंने कहा कि जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है उसमें हम एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन देते हैं, और जो सेप्टिक शॉक है उसमें स्ट्रांगर वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनलिन देंगे। दिस व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग रहते हैं 20 वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो चीज़ हम बताते रहते हैं, जो चीज़ हम आप लोग को मतलब हाईलाइट करते हैं उन पे मेहनत करें, इट विल ऑलवेज डेफिनेटली वर्क इन द एग्जाम। तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। यूट्यूब लिंक उनको दिया करें। सी यू टुमारो with another half of the same topic. Allah Hafiz.